नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के फिल्मी सितारों की। रुपहले पर्दे के ये सितारे दिलों पर तो राज करते हैं, लेकिन दिमाग पर शायद ही कभी दस्तक देते हो। आखिर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी भी बड़े सितारे ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और ना ही पाकिस्तानी कलाकारों पर जो बैन लगा उसके भी पक्ष या विपक्ष में कुछ कहा। क्या इसके पीछे अपने कारोबार को किसी विवाद से बचाना है? लेकिन ऐसा दबाव तो हॉलीवुड के सितारों पर भी होता है, पर वे क्यों अपनी बात कहते हैं? राष्ट्रपति की भी भरी सभा में आलोचना कर देते हैं। क्या इस सवाल पर गीतकार जावेद अख्तर का यह कहना सही है कि सितारों के मुंह खोलने पर ईडी और इनकम टैक्स के छापों का खतरा रहता है? पर क्या हमेशा ऐसा ही रहा है या फिर पिछले 10-11 सालों में यह सिलसिला कुछ ज्यादा ही तेज हुआ है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ऑपरेशन सिंदूर, और इधर जो सज्जन हैं उनको आप सब पहचानते हैं, यानी जावेद अख्तर, गीतकार जावेद अख्तर। पहलगाम हमले के बाद चले ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश में व्यापक सहमति थी। विपक्ष भी पूरी तरह सरकार के साथ था, लेकिन फिर अचानक हो गया सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध करवाया, वरना वो न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था। यह बात उन्होंने कम से कम 8 बार अलग अलग जगह कही। यही नहीं, राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर एक अदालत में दलील देते हुए भी इसी को दोहराया। ऐसे में भारत में विवाद तो होना ही था। विपक्ष ने सरकार को घेरा, आम बुद्धिजीवियों ने भी हर तरफ से आवाजें उठी, पर हिंदी फिल्म उद्योग में सन्नाटा रहा। किसी सितारे की आवाज नहीं निकली, तो इसकी आलोचना हुई और जवाब आया जावेद अख्तर की तरफ से। जावेद अख्तर कौन? मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार। तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि जो लोग बॉलीवुड से सवाल पूछते हैं कि वे सरकार से या ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं बोलते, उनसे मैं पूछता हूं कि आपने सरकार की कितनी नीतियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल एक वेबसाइट के इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि चुप्पी क्यों है। खासतौर पर हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप की बेबाकी का उदाहरण दिया गया था प्रख्यात वकील और सांसद कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर। यह सवाल उन्होंने जावेद अख्तर से पूछा, तो जावेद ने क्या जवाब दिया? जावेद ने कहा कि मेरिल स्ट्रिप ने ऑस्कर में ट्रंप की आलोचना की, लेकिन उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी। भारत में सितारों को डर है। क्या डर है? कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की फाइलें खुल जाएंगी। और यह डर केवल फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में है। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में है। सितारे डरते हैं कि उनकी फाइलें खुल जाएंगी। लेकिन आप पूछेंगे कि ये मेरिल स्ट्रिप का मामला क्या है, जिसका अभी हमने जिक्र किया और जिसकी गूंज काफी दिनों बाद भी दिल्ली में सुनी जा रही है। तो आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में भी, मेरिल स्ट्रिप के बारे में, जिन्हें हॉलीवुड की रानी कहा जाता है। एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं, उन्हें 21 बार ऑस्कर में नामांकन मिला। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो फिल्मों का अवार्ड है, 21 बार ऑस्कर में नामांकन मिला और 3 बार 1979, 82 और 2011 इसमें इन्होंने अवार्ड जीतने में कामयाबी पाई। द डियर हंटर, क्रैमर वर्सेस क्रैमर, सोफीज चॉइस और द आयरन लेडी, ये वो फिल्में हैं जिन्होंने मेरिल स्ट्रिप को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हैं, पर जिस भाषण की सर्वाधिक चर्चा है वो 8 साल पहले उन्होंने दिया था, तब उनकी उम्र थी 67 साल। मेरिल स्ट्रिप ने 2017 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड को स्वीकार करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति, जो अब फिर से राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आलोचना की थी। उन्होंने ट्रंप द्वारा एक दिव्यांग पत्रकार का मजाक उड़ाने का जिक्र करते हुए कहा कि वो उनके साहस की पहचान है। क्या कहा? जब शक्तिशाली लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, ये मेरिल स्ट्रिप कह रही हैं मंच से, जब शक्तिशाली लोग
अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं तो ये हम सभी को नीचा दिखाता है। हॉलीवुड में विदेशी और बाहरी लोग हैं और अगर हम उन्हें बाहर निकाल दें तो हमारे पास फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस भाषण ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी और ट्रंप ने इसे ओवररेटेड कहकर खारिज किया। और जवाब में ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अहंकारी हैं, तो मेरिल ने पलट कर कहा कि हाँ, वे अहंकारी हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में कोई ऐसा साहस क्यों नहीं दिखाता? इसका एक जवाब कुछ साल पहले शाहरुख खान ने भी दिया था। एक चैनल की एंकर ने उनसे यही सवाल पूछा कि हॉलीवुड के लोग बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते, तो शाहरुख ने क्या कहा उसे सुनिए। शाहरुख ने कहा कि हमारे जैसे लोगों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जब हम कुछ कहते हैं तो अक्सर हमारे शब्दों को संदर्भ से बाहर निकाल कर प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए हम सोच समझकर बोलते हैं। और शाहरुख ने आगे ये कहा कि जब भी कोई सितारा कुछ कहता है तो तुरंत उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है, जैसे कि कोई बड़ा नाटक शुरू हो गया हो। इसलिए हम अपने काम के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि हर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करें। साफ है कि शाहरुख इसके जरिए भारतीय पत्रकारों और पत्रकारिता के उथलेपन की ओर इशारा कर रहे थे, जिनके लिए ये फिल्मी दुनिया के लोग सिर्फ नाचने गाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सितारों को गंभीरता से लेते हुए उनकी राय को जस का तस पेश किया जाएगा, जैसा हॉलीवुड में किया जाता है, वहां के पत्रकार अमेरिकन पत्रकार करते हैं, तो फिर यहां भी लोग बोलेंगे। वैसे आज़ादी के बाद भारतीय फिल्में लगातार सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां करती आई थी। जैसा शाहरुख कह रहे हैं कि अपने काम से आप कैसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप तुरंत कोई मीडिया बाइट दे दे। तो कुछ फिल्मों का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। आवारा, 2 बीघा ज़मीन और गर्म हवा। इन फिल्मों की बात किए बिना आप हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात कर ही नहीं सकते। दरअसल 1940 और 70 के दशक में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सिनेमा का हिस्सा बनाया। मतलब वहां से तमाम लोग जो निकले वो सिनेमा में शामिल हो गए। कोई पटकथा लेखक था, कोई गीतकार था, किसी ने निर्देशन का जिम्मा संभाला। तो ये सारे लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में थे, इप्टा से जुड़े थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े थे, उन लोगों ने फिल्मों को एक नई चमक दी। उस समय कौन कौन से बड़े बड़े लोग, किनका नाम गिनाएं, आप कैफी आज़मी की बात करिए, आप ख्वाजा अहमद अब्बास की बात करिए, आप बलराज साहनी की बात करिए, तमाम लोग उसी पृष्ठभूमि से आए थे। शैलेंद्र जैसे गीतकार भी थे, साहिर लुधियानवी थे, कौन नहीं था। तो बहरहाल इन 3 फिल्मों पे हम बात करते हैं। आवारा जो 1951 में बनी, राज कपूर की बेहद हिट फिल्म, आज भी इसके गाने आवारा हूँ आप सुनते ही हैं और दुनिया के तमाम देशों में इसे गाया जाता है, इसका कोई न कोई वर्जन। तो इस फिल्म ने जो गरीबी और सामाजिक असमानता थी और न्याय व्यवस्था की खामियों पर गंभीर सवाल उठाए थे। ये आवारा हूँ जो गाना था वो एक तरह से समाज में विद्रोह का, बहिष्कार का एक प्रतीक बन गया था, नौजवानों के जबान पर चढ़ा हुआ गीत था। और 1953 में आई 2 बीघा ज़मीन। बलराज साहनी के अभिनय से सजी इस फिल्म को भुला पाना असंभव है। विमल रॉय ने इसे निर्देशित किया था और ये भारतीय किसान की उस त्रासदी को इस फिल्म ने चित्रित किया, जहां एक गरीब किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए शहर में मजदूर बनने को मजबूर हो जाता है और रिक्शा चलाता है, हाथ वाला। आपको याद होगा, अगर कुछ दृश्य आपने अगर देखी हो या कहीं पोस्टर देखा हो, कि बलराज साहनी कलकत्ता की सड़कों पर धूल और गर्मी के बीच एक हाथ रिक्शा खींच रहे। ये फिल्म हमें प्रेमचंद के गोदान की भी याद दिलाती है, जो दरअसल किसान के मजदूर बन जाने की त्रासदी और पीड़ा को दिखाती। आज तो रुपहले पर्दे से ऐसे चरित्र गायब ही हो गए हैं। खैर, और गर्म हवा
विभाजन ने कैसे एक मुस्लिम परिवार को, उसके मनोभावों को प्रभावित किया था, उसकी ये शानदार एक तस्वीर थी। एमएस सेथ्यू ने इसे डायरेक्ट किया था और विभाजन के बाद जो मुस्लिम समाज है, परिवार हैं, उन पर क्या गुजर रही थी, कैसे परिवार टूट रहे थे और कैसे बलराज साहनी जो एक ऐसे ही कुनबे के मुखिया हैं, वो कैसे फिर आखिरकार भारत में ही रहते हैं और उनका एक बेटा है जो इस देश में जो साझा संघर्ष चल रहे हैं उसमें शामिल हो जाता है और एक तरह से वो इस देश को बनाने की लड़ाई में शामिल होता है। कुछ और फिल्में हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। प्यासा, मंथन और मजदूर, ये 3 अलग अलग दौर की फिल्में हैं। प्यासा जो एक तरह से कहा जाए जो दुनिया की कुछ सर्वकालिक बेहतरीन फिल्मों की अगर सूची बने 10-15 की भी, तो उसमें प्यासा ज़रूर है और ऐसा ऑफिशियली भी किया गया है। प्यासा को कुछ सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में रखा गया है। ये बनी थी 1957 में। गुरुदत्त, कौन भूल सकता है उनकी ये फिल्म, जो ख़ास तौर पर जो आज़ादी के बाद जो एक मोह भंग हो रहा था और लग रहा था कि जो सपने देखे गए हैं आज़ादी के दौर में वो पूरे नहीं होंगे या नहीं हो रहे हैं, उस पर एक गंभीर टिप्पणी करती है। एक शायर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो गीत गूंज रहा था और पूरा देश ठहर कर सुन रहा था। और इसमें एक गीत और था, साहिर लुधियानवी ने जो लिखा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, यानी उन नेताओं को वो आवाज़ दे रहा था वो गीत। वैसे तो सना ख्वाने तस्दीक मशरिक कहाँ हैं, ये था, यानी जो पूर्व की पवित्रता के गुण गाने वाले वो कहाँ हैं, उसको फिल्म में बदला, जिन्हें नाज है हिंद में वो कहाँ हैं। ये सवाल उठा रहे थे, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, सरकार से सवाल था सीधा। और मंथन 1976 में आई, श्याम बेनेगल की फिल्म, जो भारत में, ग्रामीण भारत में ख़ास तौर पर जो सहकारिता आंदोलन चल रहा था उसमें जो उदासीनता थी, जो भ्रष्टाचार था, वो सब इसमें दिखाया गया था और स्मिता पाटिल के बेहतरीन अभिनय से सजी ये फिल्म थी। मजदूर 1983 में आई थी। दिलीप कुमार, मजदूरों के शोषण को दिखाने वाली और हड़ताल, उनके संघर्ष को दिखाने वाली इस फिल्म में फैज़ अहमद फैज़ का एक मशहूर गीत था, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये गीत मुख्य धारा की फिल्म में दिलीप कुमार साहब गा रहे थे। आज ऐसा गीत गाएं तो आपको अर्बन नक्सल कहा जा सकता है। तो ये फर्क आया है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि भारतीय सितारे हमेशा चुप ही रहे हैं। कई बार उन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना की है और उसकी कीमत भी अदा की है। देवानंद साहब, जो जिनके बिना भारतीय फिल्म इतिहास की बात नहीं हो सकती, उन्होंने तो 1979 में बाकायदा एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था नेशनल पार्टी। हालांकि ये पार्टी कुछ ही दिन में आई गई हो गई, लेकिन काफ़ी मुखर थे देवानंद लंबे समय तक और उनकी फिल्में आप गाइड से लेकर, जॉनी मोरेनाम से लेकर और कौन कौन कितनी फिल्में, जो देवानंद, एक पूरा दौर था, देश देवानंद का दीवाना था। और दूसरी तरफ बलराज साहनी, बहुत ही पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति, इप्टा के संस्थापक सदस्यों में एक, धरती के लाल, 2 बीघा ज़मीन, और लगातार भारत का जो एक वर्गीय ढांचा और संबंध है उस पर टिप्पणी करने के लिए वो जाने जाते हैं। एक ऐसा बलराज साहनी, कभी आपको शायद जानकर आश्चर्य हो कि वो शांति निकेतन, यानी जिसे स्थापित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कवि कुलगुरु ने, वहाँ पढ़ाते भी थे और शानदार लेखक भी थे। तो उन्होंने लगातार सरकार की आलोचना की, खास तौर पर सामंती ढांचे को जो तोड़ा नहीं जा रहा तेजी के साथ, ऐसा आरोप था। और इसके अलावा जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसके साथ गहरे जुड़े थे, जेल भी गए, सरकार की आलोचना करने में कभी नहीं हिचके, लेकिन न उनसे फिल्में छिनी, न उन पर कोई और कहर बरपा। वो भारतीय सिने इतिहास की एक मकबूल शख्सियत के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल भारतीय फिल्मों की दिशा 70 के दशक में बदलने लगी, जब एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। आप उनकी कुछ फिल्मों को कहाँ भूल सकते हैं, वो
ये माफ़ करिएगा, हाँ ये फिल्में शोले, दीवार और जंजीर, इन फिल्मों से बहुत कुछ याद आता है ना आपको। एंग्री यंग मैन को जन्म देने का करिश्मा करने वालों में एक जावेद अख्तर साहब भी थे, जिनकी बात हमने शुरुआत में ही की, जिन्होंने लेखक सलीम यानी सलमान खान के पिताजी के साथ मिलकर सलीम जावेद की हिट जोड़ी बनाई और स्टार लेखक कहलाए। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। इसमें नायक बात कम करता था, मारता ज्यादा था, कानून की कोई परवाह नहीं, हर समस्या का हल उसकी ढिशुम ढिशुम में था। बहरहाल व्यवस्था के प्रति आक्रोश था और नौजवान इस भाव के दीवाने हो गए। लेकिन इससे समस्याएं कहाँ हल होती हैं। अमिताभ बच्चन खुद राजनीति में गए, सांसद बने, लेकिन बाद में बोफोर्स कांड में उनका नाम आया तो मित्र राजीव गांधी का साथ छोड़कर राजनीति से बाहर हो गए और फिल्म में वापस आ गए। लेकिन बोलते थे, मसलन महंगाई हो या कुछ और। 2014 के पहले का देश का माहौल याद करिए। अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट हम दिखाते हैं आपको। 2012 में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी तो अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया जिसकी आज भी चर्चा होती है। वो ट्वीट क्या था? 7.5 रुपये उस समय बढ़ गया था पेट्रोल का दाम, तो इन्होंने कहा पेट्रोल अप ₹750, पंप अटेंडेंट यानी जो पंप में खड़ा है तेल भरने वाला, वो कहता है कितने का डालूं? तो जो मुंबईकर है वो कहता है 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। यानी अमिताभ बच्चन देश के बड़े स्टार फिल्म एक्टर, वो कह रहे थे महंगाई बढ़ रही थी तो टिप्पणी, बेखौफ टिप्पणी कि भाई कार को जला दें क्या, इतनी बढ़ गई है महंगाई। और अमिताभ बच्चन को ये ऐसा करते हुए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। और सिर्फ अमिताभ क्यों, आप एक और देखिए, ये हाँ, जब 2013 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही थी तो जूही चावला, जो एक फिल्म स्टार रही हैं गुजरे ज़माने की, उन्होंने भी एक ऐसा ही हंसी मजाक करते हुए ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या था? उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ ये ट्वीट है। उन्होंने कहा थैंक गॉड अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रूपी होता तो बार बार गिरता रहता। ये जूही चावला जी कह रही हैं। यानी जब 100 रुपए आज पेट्रोल है तो अमिताभ बच्चन कार को जलाने का कोई ट्वीट या एक्स अब तो हो गया उस पर कर रहे हैं, जबकि उस समय सिर्फ 73 रुपए हुआ था। और ना जूही चावला जी को कोई अब परेशानी है। उस समय जब 58 रुपए डॉलर की कीमत थी तो वो बाकायदा इज्जत की दुहाई दे रही थी कि अगर अंडरवियर डॉलर होती तो बार बार गिर रही होती। आज 86 रुपए के करीब है, पर किसी का डॉलर अंडरवियर अब नहीं गिर रहा है। यानी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। देश में सूरज वैसे ही उगता है, शाम वैसे ही होती है, सुबह वैसे ही होती है, हवा भी चल रही है, पोल्यूशन भी बहुत कोई आगे पीछे नहीं है, वैसा ही है। गंगा यमुना में पानी तब भी कम था, अब भी कम है। पर दक्षिण में कुछ लोग बोल रहे हैं, मसलन प्रकाश राज, आप इनको तो पहचानते होंगे। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला और जब कहा गया कि मोदी जी ने कहा कि मेरे खून में सिंदूर बह रहा है, तो प्रकाश राज ने तुरंत एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें सिंदूर डोनेशन कैंप लगा है और मोदी जी को लोग सिंदूर से उनकी नसों में खून डाल रहे हैं, और इसका नाम ही रखा हॉस्पिटल सिंदूर। किसी का कार्टून रहा होगा। ऊपर इन्होंने शेयर करके लिखा नथिंग बट ओनली इलेक्शन रनिंग थ्रू द वेन्स जस्ट टास्किंग, यानी और कुछ नहीं, सिर्फ नसों में चुनाव बह रहा है। यानी भारत के प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि उनकी नसों में सिंदूर बह रहा है, प्रकाश राज कह रहे हैं कि नहीं, आपकी नसों में सिर्फ चुनाव बह रहा है। तो ये है प्रकाश राज जो अपनी बेबाकी को छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि हमारा हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, नहीं कहना चाहिए लेकिन कहा जाता है, वहां पर लोग नहीं बोल रहे हैं। ये फर्क आया है बीते 10-11 सालों में।
पिछले दिनों जब पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की बात हुई, फवाद खान की एक फिल्म आने वाली थी, बैन हो गई, तब भी कोई हलचल नहीं हुई। निर्देशक मुकेश भट्ट और गीतकार स्वरांत किरकिरे ने जरूर कहा था कि कला को राजनीति से अलग रखना चाहिए, कलाएं खाई पाटने के लिए होती है। तो अब कौन बोल रहा है? वही बोल रहे हैं जिनके लिए अच्छे दिन आ चुके हैं, जो प्रोपोगेंडा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। दो ऐसी फिल्मों का हम यहाँ जिक्र करें, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। इन फिल्मों को भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया, ऐसा माना जाता है। हालांकि जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तो द केरला स्टोरी की शुरुआत में ही फिल्म बनाने वाले ने लिख दिया कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, इसमें कल्पना है। लेकिन इस काल्पनिक कथा को भी जो समाज में एक तरह से विभाजन पैदा करने का एक तरीका था, उसको प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशंसा हासिल हुई। इन फिल्मों को बाकायदा प्रचारित किया गया, शो दिखवाए गए, खुद योगी जी ने भी देखा। लेकिन इस बीच एक और फिल्म आई और फिर सन्नाटा छा गया। वो फिल्म कौन सी है? फुले, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी और उनके संघर्ष पर बनी, अनंत महादेवन के निर्देशन से सजी ये फिल्म। इसे सेंसर बोर्ड ने लंबे समय तक लटकाए रखा और न जाने कितने कट्स सुझाए, क्योंकि ये फिल्म सामाजिक सुधार और जातिगत असमानता पर सवाल उठाती। यानी सामाजिक सुधार को लेकर जो फुले का आंदोलन था, एक जीवनी परक फिल्म है, उसको दिखाती है कितना संघर्ष था, मनुवादी जो हमले थे, जो जकड़न थी, उससे किस तरह फुले को जूझना पड़ा, उस पर यह फिल्म प्रकाश डालती है। दक्षिणपंथी समूहों ने इसका जोरदार विरोध किया था। सेंसर ने आखिर ऐसा क्यों किया, यह एक बड़ा सवाल था, लेकिन इस पर भी बॉलीवुड चुप रहा। तो क्या बॉलीवुड के जो मानसिक बुनावट है उसमें भी बराबरी का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, मनुवादी सोच और जकड़न का सवाल कोई मायने नहीं रखता? या फिर इसलिए लोग चुप रहे कि बीजेपी सरकार इस फिल्म से असहज थी? अब आप जवाब खुद तलाशिए और सोचिए कि दिलों पर राज करने वालों के पास जुबान नहीं है या फिर जुबान पर ताला लगा है, और ताला लगा है तो यह ताला किसने लगाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.